व्यूअर्स, चलिए वक्त में थोड़ा पीछे का सफर करते हैं और देखते हैं कि कैसे बहुत सारे कल्चर्स आपस में टकराए, मुख्तलिफ ज़बानें पैदा हुई और आज हम जिसे ब्रिटेन के नाम से जानते हैं वो कैसे वजूद में आया। ब्रिटेन, जिसको आज के टाइम में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके भी कहा जाता है, ये 4 कंट्रीज पर मुश्तमिल है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को अलहदा कर दें तो पीछे 3 कंट्रीज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। यानी इन 3 कंट्रीज के यूनियन को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। 1801 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनियन हुआ था। आयरलैंड में 2 कंट्रीज थे, नॉर्दर्न आयरलैंड और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन फिर आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा ही रहा और ये ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम बन गया। और इन चारों कंट्रीज का कैपिटल लंदन है। जबकि दूसरी तरफ आयरलैंड का दूसरा हिस्सा द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1922 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर आज़ाद हुआ। अगर बात करें ब्रिटेन की ओरिजिन की कि कैसे ये कंट्रीज मिले, इनके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो 54 बीसी में जूलियस सीजर ब्रिटेन के साहिल पर आया, लेकिन खराब मौसम और गुरिल्लाज की रुकावट की वजह से वो कब्जा ना कर पाया। इसके तकरीबन 100 साल बाद 43 एडी में एक एम्परर क्लॉडियस ने इस सरजमीन पर कब्जा कर लिया और यहीं से ब्रिटेन्स रोमन एरा शुरू होता है। रोमन्स ने यहाँ डेवलपमेंट की, बिल्डिंग्स बनाई गई, टाउन्स बने और सड़कें तामीर हुई। 122 एडी में एक एम्परर हैड्रियन ने हैड्रियंस वॉल तामीर करवाई। लिटरेचर पर भी काम किया गया, लेकिन चूंकि रोमन्स की लैंग्वेज लैटिन थी तो उस टाइम लिटरेचर भी लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाने लगा। रोमन्स ने तकरीबन 400 साल ब्रिटेन पर राज किया और 410 एडी में रोमन्स यहाँ से चले गए। ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स केल्ट्स थे, यानी सबसे पहले ब्रिटेन में केल्ट्स रहते थे, जिन्हें ब्रिटोन्स भी कहा जाता था और इन्हीं के नाम से ब्रिटेन का नाम भी सबसे पहले ब्रिटानिया था। ये केल्टिक लैंग्वेजेस बोलते थे और पॉलीथीस्ट थे, यानी बहुत सारे गॉड्स को मानते थे। रोमन एम्पायर दुनिया की लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक थी, जिसमें स्पेन, फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया जैसे कंट्रीज शामिल थे। 285 एडी में एक रोमन एम्परर डायोक्लिशियन ने रोमन एम्पायर को 2 रीजन्स में तकसीम कर दिया। एक थी द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसमें इजिप्ट, साइप्रस, टर्की और इसराइल शामिल थे और इस्तांबुल इसका कैपिटल था। जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रोम शामिल थे। रोम इसका कैपिटल था। 407 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर हमले होना शुरू हो गए। कुछ ट्राइब्स जैसा कि वैंडल्स, ऑस्ट्रोगोथ्स और विजिगोथ्स ने मुसलसल रोम पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। लिहाजा खुद को बचाने और इन हमलों को रोकने के लिए रोमन्स ने ब्रिटेन से जाने का फैसला किया और उस वक्त रोमन्स का एम्परर था हनोरियस। रोमन एम्पायर के डाउनफॉल की एक और बड़ी वजह किंग एटिला के अंडर हुन्स का उन पर हमला करना था और 410 एडी में रोमन्स यहाँ से जा चुके थे, लिहाजा रोमन्स को ब्रिटेन छोड़ना पड़ा। अब रोमन्स के जाने के बाद केल्ट्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को डिफेंड कर पाते, लिहाजा उन पर अटैक्स होने लगे। नॉर्थ से पिक्ट्स हमला कर रहे थे, वेस्ट से आयरिश और ईस्ट से जर्मैनिक ट्राइब्स जिसमें एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स शामिल थे। ये स्वीडन और डेनमार्क के करीब रहते थे और समंदर के रास्ते से होते हुए यहाँ आए थे। ये ट्राइब्स बहुत पावरफुल, फियरलेस और एडवेंचरस थे। इनमें ज्यूट्स ज़्यादा ब्रेव नहीं थे तो वो ज़्यादा टाइम तक अपनी ना चला सके, लेकिन एंग्लो सेक्सन ने आने वाले 600 साल तक यहाँ हुकूमत की और उन्हीं के नाम से इस इरा को भी एंग्लो सेक्सन इरा कहा जाता है। और ये पार्ट बाद में इंग्लैंड यानी लैंड ऑफ एंगल्स बन गया, जो आज इंग्लैंड है। अब ये जर्मैनिक ट्राइब्स केल्टिक ट्राइब्स को वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न पार्ट की तरफ पुश करने लगे और उनको वेल्श कहा जाने लगा। जर्मन लैंग्वेज में वेल्श का मतलब है फॉरेनर्स, लिहाजा ये केल्ट्स अब वेल्श बन गए थे। इन्होंने अपना अलग कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी मेंटेन की, जो आज तक सरवाइव कर गई है, यानी अब ये मॉडर्न वेल्स है। दूसरी तरफ एंग्लो सेक्सन के डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट एरियाज में सेटल हो गए। इन्होंने कई किंगडम्स बना ली, चेंज की और एक दूसरे पर अटैक्स करते रहे, लिहाजा इन्होंने अपने रूलर्स में एक को
ब्रेटवाल्डा यानी हाई किंग के तौर पर चुन लिया। 650 एडी में ये 7 किंगडम्स में डिवाइड हो गए। सबसे पहले है केंट, जहाँ ज्यूड्स सेटल हुए और एथलबर्ट उनका किंग था। ये पहला एंग्लो सैक्सन किंग था जिसको 595 एडी में सेंट ऑगस्टिन ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। सेंट ऑगस्टिन रोम से यहाँ आए थे और क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, और एथलबर्ट फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग था। फिर है मर्सिया, जिसका रूलर ओफा था। इसने वेल्स और इंग्लैंड के बॉर्डर के पास एक वॉल यानी बैरियर बनवाया, जिसे ओफास डाइक भी कहा जाता है। फिर तीसरी किंगडम नॉर्थम्ब्रिया है, जहाँ एक मंक, स्कॉलर और हिस्टोरियन एसटी बीड रहता था। इसका फेमस वर्क एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, जो 731 एडी में लिखा गया, और इसी वर्क से हमें एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री का पता चलता है। फिर है ईस्ट एंग्लिया, जहाँ एंगल्स ने अपनी हुकूमत कायम की। फिर पांचवी किंगडम एसेक्स है, यानी ईस्ट सेक्शन। यहाँ एक फेमस बैटल ऑफ मेल्डन हुई, जो 991 एडी में सेक्सन्स और वाइकिंग्स के दरमियान लड़ी गई। फिर है ससेक्स, यहाँ साउथ सेक्शन सेटल हुए। फिर लास्ट पे है वेसेक्स यानी वेस्ट सेक्शन, जो सबसे पावरफुल किंगडम थी। यहाँ किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने राज किया। इसको किंग ऑफ द इंग्लिश भी कहा जाता है, और इंग्लिश में सिर्फ यही किंग है जिसको द ग्रेट कहा गया है। 650 एडी से लेकर 850 एडी तक ये 7 किंगडम्स रही। फिर 850 में ये किंगडम्स कंबाइन होकर सिर्फ 3 रह गई थी, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और वेसेक्स। लिहाजा 410 एडी से लेकर 1066 एडी तक एंग्लो सैक्सन पीरियड रहा, जिसे डार्क एजेस भी कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ने इस टाइम पीरियड को अर्ली मिडिल एजेस या अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहा है, क्योंकि इस टाइम कोई खास लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था, बल्कि ओरल लिटरेचर था, यानी जुबानी एक दूसरे को सुनते सुनाते कहानियां आगे बढ़ी। वो गॉड्स, अनसेस्ट्रल हीरोज और बैटल्स के मुतालिक गाने गाते और रिलीजियस या मॉरल इंस्ट्रक्शंस कन्वे करते। फिर इन्होंने रोमन से रोमन अल्फ़ाबेट सीखे और बाद में खुद से लिखना शुरू किया, और यहीं से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है। ये एपिक और हीरोइक पोइट्री लिखते, हैजियोग्राफी यानी सेंट्स की जिंदगियों के बारे में लिखा जाता, सरमन्स, बिब्लिकल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क्स, क्रॉनिकल्स और रिडल्स यानी पहेलियां वगैरह लिखा करते थे। एंग्लो सैक्सन पीरियड में जितने वर्क्स भी लिखे गए, उनमें ज़्यादातर वर्क्स के राइटर्स का पता नहीं चलता, यानी वो एनोनिमस हैं। बीड ने लैटिन लैंग्वेज में एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी, जिसको एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया। एल्फ्रेड द ग्रेट की लिटरेचर में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। वो इंग्लिश कल्चर को रीस्टोर करना चाहता था। उसे फाउंडर ऑफ फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल भी माना जाता है। एल्फ्रेड ने बहुत सारे वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसमें बीड की एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के साथ साथ ओरोसियस हिस्ट्रीज भी है। फिर ग्रेगरी की पेस्टल केयर एंड डायलॉग्स और अगस्टिन की सोलोलुकीज। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स भी इसी टाइम पीरियड में लिखना शुरू हुए। एंग्लो सैक्सन पीरियड में जितने वर्क्स भी लिखे गए, उनमें ज़्यादातर वर्क्स के राइटर्स का पता नहीं चलता, यानी वो एनोनिमस हैं, और कुछ वर्क्स टुकड़ों में मिलते हैं, यानी उनके कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं और कुछ मिलते हैं। फिर है बियोवुल्फ। ये डार्क एजेस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जो अब तक सरवाइव कर गया है। इसे नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। बेसिकली ये एपिक है और इसका राइटर एनोनिमस है, और 3182 वर्सेस पर मुश्तमिल है और एलिट्रेशन में लिखी गई है। इस पोएम की सेटिंग रखी गई नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन और डेनमार्क में, और टाइम के लिहाज से 6th सेंचुरी के राउंड अबाउट। टाइटल कैरेक्टर बियोवुल्फ इसका प्रोटैगोनिस्ट है। ये एक ग्रेट वॉरियर होता है और ग्रेंडल नाम के एक मॉन्स्टर से लड़ता है। ऐसी कहानियाँ पहले भी मिलती हैं, लेकिन बियोवुल्फ की खास बात यह है कि ये फुल ऑफ रेफरेंसेस और लिटरेरी एलुजन्स है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के 4 मेजर और इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें हमें ये सारी ओल्ड इंग्लिश राइटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले है नॉवल कॉडेक्स, फिर है एग्जीटर बुक, फिर वर्सैली बुक और फिर जूनियस बुक। नॉवल कॉडेक्स ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक ग्रेटेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो एक एंटीक्वेरियन और कार्टोग्राफर लॉरेंस नॉवल ने ऑन की, और इसी के नाम से इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम भी नॉवल कॉडेक्स रखा गया। बियोवुल्फ भी इसी मैन्यूस्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसमें और भी ओल्ड इंग्लिश पोएम्स हैं, जैसा कि
द लेटर ऑफ अलेक्जेंडर टू एरिस्टोटल, द फाइट एट फिन्सबर्ग और द वंडर्स ऑफ द ईस्ट। फिर है द एक्सीटर बुक, जिसमें रिलीजियस पोएम सीरीज हैं, जैसा कि क्राइस्ट 1 एंड क्राइस्ट 2, जो क्राइस्ट की इनकारनेशन, क्रूसिफिकेशन और रेजरेक्शन के बारे में लिखी गई हैं। फिर है द वांडरर और द सीफारर, जो मेलनकली, लाइफ की हार्डशिप्स और लोनलीनेस के बारे में लिखी गई हैं। फिर है द वाइफ्स लेमेंट, ये शॉर्ट पोएम है जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद अपनी लोनलीनेस और अपने सॉरोज बताती है, लिहाजा ये पोएम करेक्टर के पर्सनल इमोशंस पर लिखी गई है। इस बुक में 94 रिडल्स यानी पहेलियां हैं और हीरोइक पोइट्री भी लिखी गई है। फिर तीसरी मैन्यूस्क्रिप्ट है द वर्सैली बुक, जिसमें रिलीजियस और सेकुलर पोएम्स हैं। फिर चौथी और आखिरी द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसे कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोएम्स कैडमन की हैं। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के दो मेजर पोएट्स हैं, कैडमन और साइनवुल्फ। कैडमन, जिसको मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है, ये 7th सेंचुरी का पोएट है और बीड की राइटिंग से कैडमन के बारे में पता चलता है। कैडमन नॉर्थम्ब्रिया में रहता था। ये अनपढ़ था और सख्त मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक रात कैडमन ख्वाब देखता है और ये ख्वाब उसकी ज़िंदगी को बदल देता है और उसे क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाता है। ख्वाब में कैडमन देखता है कि उसे एक स्ट्रेंज फिगर कुछ गाने को कहता है। कैडमन पूछता है कि व्हाट शॉल आई सिंग। तो स्ट्रेंज फिगर जवाब देता है, सिंग द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटेड थिंग्स। लिहाजा कैडमन एक नई एबिलिटी के साथ जाग उठता है और द हिम ऑफ क्रिएशन जैसी खूबसूरत पोएम्स लिखता है। कैडमन के 5 फेमस वर्क्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले है जेनेसिस, जो 3000 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेनेसिस ए और जेनेसिस बी। द हिम ऑफ द क्रिएशन जेनेसिस का ही पार्ट है। फिर है डैनियल, फिर जूडिथ और फिर क्राइस्ट एंड सैटन शामिल हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड के दूसरे बड़े पोएट साइनवुल्फ हैं, जिन्होंने रिलीजियस पोएट्री लिखी। उनके फेमस वर्क्स में द क्राइस्ट 2, जूलियाना, एलीन और द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स शामिल हैं। एंग्लो सैक्सन पोएट्री 4 फॉर्म्स में लिखी जाती थी, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, 4 बीट राइम और कैजुरा, जिसमें वर्सेस में ब्रेक या मेट्रिकल पॉज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉर्ट्स पोएम लिखी गई, जैसा कि विडसिथ, जो ओल्डेस्ट पोएम मानी जाती है। फिर है द कंप्लेंट ऑफ डियोर, जो फर्स्ट इंग्लिश लिरिक मानी जाती है। ये 42 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इसके 7 अनइक्वल सेक्शंस हैं और हीरांडा नाम का कैरेक्टर डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ लवर बयान करता है। 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक ब्रिटेन में पॉलिटिकल टर्मोइल रहा। वाइकिंग्स ने मुसलसल ब्रिटेन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। वाइकिंग्स नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन से आए थे। ये ब्रेव वॉरियर्स और स्किल्ड सेलर थे। 1066 में एंग्लो सैक्सन का किंग हैरोल्ड गुडविंसन था, जिसे हैरोल्ड 2 भी कहा जाता है। इस टाइम नॉर्मन्स के किंग विलियम फर्स्ट ने अपने 700 सोल्जर्स और बोट्स के साथ एंग्लो सैक्सन्स पर हमला कर दिया। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, जिसमें एंग्लो सैक्सन्स हार गए और विलियम फर्स्ट ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इसे विलियम द कॉन्करर कहा जाने लगा। यहीं पे एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म होता है और एंग्लो नॉर्मन इरा शुरू होता है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।